हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इनमें हमने वही क्वेश्चंस रखे हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है और वो उनका आउटपुट तो निकाल लेते हैं लेकिन वो कैसे निकलता है ये समझ में नहीं आता उन लोगों की। तो इसलिए हमने पूरी कोशिश की है कि उनकी चीज़ समझ में आ जाए, डिटेल में समझाया हमने। और दोस्तों, वे क्वेश्चन के आंसर भी इसके अंदर हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछे थे कि आप इनके आउटपुट निकालिए कि किस तरीके से आउटपुट आएगा, लेकिन रीज़न के साथ कि ये आउटपुट आया क्यों है। तो वही दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे से कि अभी हमने प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की, ये हमारी लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो से प्रोजेक्ट ट्रेनिंग पे काम करना शुरू कर देंगे। और इसीलिए हमने ये जो वीडियो हमने अब तक बनाई है इनमें वे चीज़ें हमने समझाई हैं जो उस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में काम आएगी। और उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपको जब आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, हमारे आपसे रिक्वेस्ट एक और है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, और शेयर जरूर करें हमारी वीडियो के लिंक को जिससे कि उन स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके जो पैसे वैसे की प्रॉब्लम की वजह से कोचिंग या ट्यूशन नहीं लगा पाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपकी और हमारी ड्यूटी है कि हम उनका भी ख्याल रखेंगे और सारी वीडियोस के लिंक हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए डायरेक्ट अब अपने उन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो पूछे थे। और दोस्तों, उनसे एक्स्ट्रा भी है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर जिनमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए डायरेक्ट सिस्टम पे इस डायग्राम को देखें। दोस्तों, हमने इसमें बताने की कोशिश की है कि जो प्रोग्राम हम टाइप करते हैं इस स्टाइल में, हम चाहें तो इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। मतलब एक लाइन में सेंटेंस बना बना कर, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में टाइप करते हैं या लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेमीकोलन लगाएंगे हम वो सही जगह होना चाहिए। अगर आपने सेमीकोलन सही जगह नहीं यूज़ किया दोस्तों, फिर ये एरर देगा। तो हम अपने प्रोग्राम्स को इस तरीके से क्यों टाइप करते हैं, ऐसे टाइप क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि जब इसको कंपाइल करते हैं तो वो एरर इस लाइन में दिखाएगा और ये मालूम नहीं कर पाएंगे हम कि कौन से स्टेटमेंट की वजह से एरर आई है। तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम को स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, एक लाइन में एक स्टेटमेंट टाइप करते हैं जिससे कि प्रोग्राम को एरर रिमूव करने में हमें आसानी रहे। ओके दोस्तों, अब इसको हम आपको दिखाएंगे सिस्टम पर रन करके। तो चलते हैं IDE में। ये आगे दोस्तों हम टर्बो C++ की IDE के अंदर, और आप देख रहे हैं हमने प्रोग्राम को एक लाइन में टाइप किया हुआ है, लेकिन जो हेडर फाइल्स हैं, जो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हैं, वो आपको इस लाइन में लिखनी होगी। उस लाइन के आगे आप कोई और स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ओके दोस्तों, और ये सेम प्रोग्राम मैंने टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, रन पे क्लिक किया और ये देखिए दोस्तों, आउटपुट आपको वही हेलो वर्ल्ड जो हमने इसमें टाइप किया हुआ है वही प्रिंटफ में वही आपको दिखाई दिया। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि हम अपने प्रोग्राम को इस स्टाइल में भी टाइप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखिए। इस प्रोग्राम में हमने ये बताने की कोशिश की है कि डबल बैकस्लैश जो लगाते हैं और सिंगल जो बैकस्लैश लगाते हैं, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। और जो सिंगल स्लैश होता है ये वाला, वो तो आप जानते हो तो डिवाइड के लिए होता है, लेकिन बैकस्लैश डबल में और सिंगल में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है। तो आप देखिए, प्रिंटफ यूज ऑफ, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यूज ऑफ। और दोस्तों हमने लगाया डबल बैकस्लैश। तो डबल बैकस्लैश जब टाइप करेंगे आप प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर तो आपको एक बैकस्लैश शो होगा, डबल लगाएंगे तो एक शो होगा। अगर आप एक बैकस्लैश लगाएंगे तो वो कभी भी आउटपुट में नहीं आता। ओके दोस्तों, फिर लिखा हमने सिंबल इन, ये भी एज इट इज प्रिंट हो गया सिंबल इन। उसके बाद हम चाहते हैं कि C को डबल कोट्स में प्रिंट कराना है, तो डबल कोट्स प्रिंट कराने के लिए आपको बैकस्लैश के साथ लगाना होगा। अगर आप बैकस्लैश नहीं लगाएंगे तो फिर ये एरर देगा। वो इस वजह से ये समझेगा कंपाइलर कि आपने डबल कोड यहाँ स्टार्ट किए और यहाँ क्लोज भी कर दिए, तो फिर ये सब क्या है, ये समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को। इसलिए आप जब भी डबल कोट्स प्रिंट करना चाहोगे तो आपको बैकस्लैश के साथ ही लगाना होगा। तो ऐसा करने से ये सिर्फ डबल कोड प्रिंट करेगा और C एज इट इज आएगा। उसके बाद फिर से डबल कोड आ गया दोस्तों और उसके बाद ये प्रोग्राम प्रिंट हो गया। यहाँ तक आप समझिए होंगे। और दोस्तों, अब हमें ये प्रिंट कराने के नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया और स्लैश n से पहले नीचे आएंगे, उसके बाद प्लीज वॉच माय वीडियो विदाउट। अब यहाँ देखें तो ध्यान से, यहाँ हमने एक बैकस्लैश लगाया और बाकी जो लाइन है दोस्तों यहाँ पे टाइप कर दी।
ये दोस्तों एक बैक से जो काम होता है दोस्तों वो ये है कि अगर आपका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, स्क्रीन पे आप पूरा नहीं लाना चाह रहे आगे तक, तो आप चाहते हैं कि बाकी मुझे नीचे लिखना है, तो आप एक बैक स्लैश लगा दीजिए और बाकी स्टेटमेंट नीचे लिख दीजिए। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो लाइन है ये इसके आगे की ही लाइन है। और दोस्तों ये आप जानते हैं कि एक सिंगल बैक स्लैश कभी भी प्रिंट नहीं होता। तो इट मीन्स कि जो एक बैक स्लैश होता है ये हमारा कंटिन्यूएशन मार्क है कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ से बाकी नीचे लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये डिफरेंस है सिंगल बैक स्लैश में और डबल बैक स्लैश में। अब मैं आपको इसको IDE पे रन करके भी दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये आ गए दोस्तों हम IDE के अंदर, और आप देखिए मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और सेम प्रोग्राम दोस्तों टाइप है बिल्कुल सेम एज इट इज़, वही डबल बैक स्लैश, वही डबल कोट्स के अंदर C और वही सिंगल बैक स्लैश। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ और फिर देखना आपको सेम वही आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो हम पहले रन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और उसके बाद ये रन पे क्लिक किया और ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सेम वैसे ही एज इट इज़। एक सिंगल बैक स्लैश भी आ रहा है और डबल कोट्स के अंदर C भी आ रहा है दोस्तों। और जो हमने एक सिंगल बैक स्लैश नीचे स्टेटमेंट दिया था आप देख रहे हैं वो प्रिंट नहीं हो रहा। बस प्लीज़ वॉच माय वीडियो, पूरा एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगल बैक स्लैश में और डबल बैक स्लैश में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये प्रोग्राम देखिए, ये है एग्जीक्यूट प्रोग्राम विदाउट सेमीकोलन, कि बिना सेमीकोलन के भी क्या कोई प्रोग्राम रन हो सकता है। तो दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो नहीं है इस तरह प्रोग्राम, लेकिन ये इंटरव्यू में, टेस्ट में, वायो में कोई पूछ सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि बिना सेमीकोलन के प्रोग्राम रन हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो फिर कैसे हो सकता है। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें हमने मेन फंक्शन के अंदर इफ़ के अंदर डाल दिया हमने स्टूडेंट प्रिंटफ, और आप देख रहे हैं कोई भी इसमें सेमीकोलन नहीं है, और ये ब्रेसेस लगा के हमने इसको क्लोज भी कर दिए दोस्तों। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि ये हेलो प्रिंट होता है या नहीं होता। ओके दोस्तों, अब चलते हैं IDE पे। ये आ गए दोस्तों हम IDE के अंदर, और आप देख रहे हैं मैंने प्रोग्राम पूरा टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि हमारा प्रोग्राम में टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो बिल्कुल सेम है, कोई सेमीकोलन लगा हुआ नहीं है, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इफ़ के अंदर डाल दिया हमने, और ये ब्रेसेस से बंद भी कर दिया दोस्तों। अब इसको रन करके देखते हैं कि रन होता है या नहीं होता। तो रन में गए और ये हमने रन पे क्लिक किया और ये रन हो चुका। लेकिन इसका आउटपुट देखने के लिए अगर आप नीचे गेट सेश का यूज़ नहीं करते तो आप Alt F5 टच करेंगे फंक्शन के साथ, और ये दोस्तों इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ गया। तो आपने देखा कि बिना सेमीकोलन के भी प्रोग्राम को रन किया जा सकता है इस तरीके से। ओके दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम यह है कि कन्वर्ट करना है किसी डेसिमल इंटीजर को ऑक्टल में भी और हेक्सा में भी। और दोस्तों ये आप अच्छे से जानते होंगे कि सभी लैंग्वेजेस में इंटीजर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल डेसिमल एंड हेक्सा डेसिमल इंटीजर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक नंबर इनपुट करेंगे हम, और फिर उसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल डेसिमल में और हेक्सा डेसिमल में बिना कोई लॉजिक लगाए। ओके दोस्तों, तो नंबर हमने स्कैन कर लिया, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हमने प्रिंट किया ऑक्टल डेसिमल इक्वल टू, ये एज इट इज मैसेज आएगा, और परसेंटल ओ है दोस्तों, ये %0 नहीं है। तो ओ से इस n को जो हमने इनपुट किया था n के अंदर उसको ये ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब आएंगे तो %0x दोस्तों 0 है, ये ओ नहीं है, 0x, तो ये हेक्सा में कन्वर्ट करेगा और ये उसको प्रिंट कर देगा। ओके, अब इसको हम आपको दिखाएंगे IDE पे। ये आ गए दोस्तों हम IDE के अंदर, और मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और बिल्कुल सेम प्रोग्राम बना हुआ है, वही %O से ऑक्टल में, %0x से हेक्सा में कन्वर्ट करेगा। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। रन में गए और रन पे क्लिक किया, और दोस्तों एंटर द नंबर इनपुट कर रहा है, और नंबर जो है 2 3 4 5, और जैसे दोस्तों एंटर करेंगे तो ये इसको ऑक्टल में भी और हेक्स में भी कन्वर्ट कर दिखा रहा है आपको। आप चाहें तो उसको मैनुअली ट्राई कर सकते हैं, तो दोस्तों सेम आएगा। ओके, तो दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, ये है कि फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू इन 3 नंबर्स विदाउट यूजिंग इफ कंडीशन, कि इफ कंडीशन को आपको यूज नहीं करना, और 3 नंबर इनपुट करेंगे और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके दोस्तों, तो आउटपुट सिंपल है, एंटर 3 नंबर, और यहाँ पे हमने 3 6 2 3 नंबर इनपुट किए, तो ये प्रिंट करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें 6 है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए एंटर 3 नंबर, स्कैनफ में दोस्तों ने यूज़ किया %D, और बीच में हमने कोई सिंबल नहीं यूज़ किया। ये दोस्तों आप ध्यान से देखिए, जब आप बीच में कोई सिंबल नहीं देते तो आपको 3 नंबर इनपुट करने के लिए बीच में यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, और स्पेस दोस्तों 3 तरह के होते हैं, या तो सिंगल स्पेस बार से स्पेस दो, या टैब का यूज़ करो, या फिर एंटर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन अगर आप कोमा लगाएंगे यहाँ पे तो उससे एरर तो नहीं आएगी, लेकिन तीनों वैल्यूज़ कंप्यूटर की मेमोरी में A B C में स्टोर नहीं हो पाएगी।
और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोमा लगा के वैल्यू इनपुट करानी है तो फिर आप यहाँ %d के बीच में यहाँ पे कोमा स्पेसिफाई कर दीजिए। तो जब भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे फिर आपको कोमा लगा कर ही देनी पड़ेगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्कैन फॉर्मेट, कि जो फॉर्मेट बनाएंगे उसी फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट करेगा। ओके दोस्तों, तो 3 नंबर हमने इनपुट कर चुके, ए में, बी में और सी में। अब ये देखिए दोस्तों, ये है कंडीशनल ऑपरेटर। और ये समझने से पहले आप ये चीज़ समझिए, इसमें ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दोस्तों ये आता है क्वेश्चन मार्क के आगे वाला काम करेगा, ये वाला, और ये इसको चेक करेगा। और अगर दोस्तों ये भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इस क्वेश्चन मार्क के आगे वाला काम करेगा, मतलब 1000 को इसमें डाल देगा। कब डालेगा इसके अंदर ये 1000 को? जब ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इसको ले लेगा x के अंदर। और दोस्तों अगर सपोज ये तो ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, और ये फॉल्स हो गई तो फिर ये 2000 को इसमें डाल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3000 है ये पहले वाली कंडीशन का फॉल्स वाला ऑपरेशन है। ओके दोस्तों, अब देखिए 20 greater than 15 दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे आया 50 greater than 60 दिस इज फॉल्स, तो फिर ये 2000 को इसमें स्टोर कर लेगा, इसलिए आया 2000। अब आप इसको देखिए, इफ तो हमने यूज किया ही नहीं, तो हमने यूज किया a greater than b, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आता है ये क्वेश्चन मार्क के आगे और ये चेक करेगा क्या a c से भी बड़ा है। मतलब a अगर b से बड़ा हो गया तो फिर ये इधर आएगा, तो a को c से कंपेयर करेगा, और a सपोज c से भी ग्रेटर है तो इसका मतलब ये a को इसमें डाल देगा। ओके दोस्तों, और सपोज ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गई तो फिर डालेगा ये c को, c के अंदर आ जाएगा m के अंदर। और दोस्तों अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर दोस्तों यहाँ पे आता है, फिर ये इसको चेक करेगा कि क्या b c से बड़ा है। अब a और b को तो कंपेयर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तभी आएगा जब a b से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब b बड़ा होगा तभी यहाँ पे आएगा। तो b को c से कंपेयर कर लेंगे, b अगर ग्रेटर है c से तो b की वैल्यू इसमें जाएगी m के अंदर, अदरवाइज c की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी m के अंदर। तो दोस्तों बिना इफ कंडीशन के भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये है नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके दोस्तों, फिर हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया। अब आपको दिखाते हैं हम इसको IDE पे। ये आ गए दोस्तों हम IDE के अंदर, और आप देख रहे हैं कि हमने प्रोग्राम सेम एज इट इज टाइप करके रखा हुआ है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और सेम है। अब इसको बस रन करना है। अब रन में जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए दोस्तों एंटर 3 नंबर, ये नंबर सपोज 45, 76 और 34। एंटर जैसे करेंगे तो ये आपको 76 दिखा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो बीच में अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, %d के बाद कोमा, %d के बाद कोमा, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फिर से रन करेंगे, रन में जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे। अब जो वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, तो सपोज दिस, बीच में कोमा, फिर नेक्स्ट ये, बीच में कोमा और फिर नेक्स्ट ये। अब एंटर करेंगे दोस्तों, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू फिर से आ गई। तो बीच में अगर कोमा लगा के वैल्यू इनपुट करानी है तो आपको स्कैनफ में यहाँ पे कोमा स्पेसिफाई करना पड़ेगा दोस्तों, ये यहाँ पे। ओके दोस्तों, समझिए होंगे। इस प्रोग्राम को देखिए आप दोस्तों, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम है आज, और यह है f-flush फंक्शन। फ्लश मतलब साफ करना। तो दोस्तों अभी फिलहाल हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में हमने f-flush को, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको हमने कमेंट में डाल दिया। इट मीन्स ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप ये समझिए जैसे हमने ये लाइन इसमें टाइप ही ना की हो। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन दोस्तों सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि एंटर नेम, नेम इनपुट करेंगे, एंटर एज, एज इनपुट करेंगे, और एंटर जेंडर, यहाँ पे m या f में से एक यहाँ पे इनपुट करेंगे। और अगर आपने यहाँ पे m दिया है तो प्रिंट करना हेलो मिस्टर, और जो नाम यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे आएगा, और जो एज यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो सेंटेंस बन जाएगा हेलो मिस्टर राहुल, यू आर 22 ईयर्स ओल्ड। अगर आप यहाँ पे m की जगह f देंगे तो दोस्तों फिर लिखा होना चाहिए मिस, हेलो मिस, फिर नाम और फिर उसकी एज। ओके दोस्तों, प्रोग्राम सिंपल है। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसमें एंटर नेम, नेम इनपुट करने के हमने यूज़ किया गेट्स, गेट्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि नाम के बीच में स्पेस भी हो सकता है, तो हम स्कैनफ की जगह गेट्स लगा सकते हैं। स्कैनफ से भी कर सकते हैं, स्पेस वाला नाम आप ढूंढे नेट पे मिल जाएगा। उसके बाद एंटर एज, एज आ गई हमारे पास %d से, चूँकि एज इंटीजर में है। और एंटर जेंडर m या f, ये %c से हमने इनपुट किया दोस्तों, सिंपल प्रोग्राम है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखना, इफ जेंडर इज इक्वल टू m, अगर जेंडर की वैल्यू m के इक्वल है तो दोस्तों प्रिंट करेगा हेलो मिस्टर, और जहाँ %s है यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, और जहाँ %d है यहाँ पे एज प्रिंट हो जाएगी। ओके दोस्तों, और अगर m के इक्वल नहीं है तो फिर ये एल्स पे जाएगा, और फिर यहाँ पे मिस के साथ ये नाम और एज प्रिंट कर देगा। तो प्रोग्राम दोस्तों सिंपल इतना नहीं, इतना आप सोच रहे होंगे। इसको आप IDE पे दिखाते हैं कैसे काम करेगा।
और ये आ गए दोस्तों आईडी के अंदर, और प्रोग्राम दोस्त में टाइप करके रखा हुआ है जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, और सेम एज इट इज़ प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे नेम इनपुट होगा पहले, फिर एज, फिर जेंडर। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ इसमें राज छिपा हुआ है। अब रन पे जाएंगे और मैंने रन पे क्लिक किया, और आप ये देखिए एंटर द नेम। सपोज मैंने ये नाम डाल दिया सेम, और दोस्तों उसके बाद एज डालूंगा मैं। अब देखना आप एज डालते दोस्तों ये जेंडर पे नहीं रुका, तो सीधा प्रिंट हो गया हेलो मिस, और मिस दिखा रहा है, जो कि जेंडर तो इनपुट किया ही नहीं, इसलिए दोस्तों ये प्रोग्राम हमारा सही नहीं है। क्योंकि ये जेंडर पे रुका ही नहीं, तो फिर मिस्टर मिस कैसे पहचानेगा। तो उसके लिए दोस्तों हमने क्या किया, फ्लश जो फंक्शन दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, अब इसका कमेंट हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको रन करते हैं। अब रन में जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे, और अब फिर से वही सेम, ये मैंने नाम टाइप किया दोस्तों, और उसके बाद मैंने टाइप किया यहाँ पे एज, और ये एज, उसके बाद अब ये जेंडर भी मांग रहा है, हमने यहाँ पे एम डाल दिया। अब ये मिस्टर के साथ प्रिंट हो गया। अब आप समझे, तो फ्लश फंक्शन जो होता है दोस्तों वो इनपुट बफर को क्लियर करने के लिए है। तो जैसे वैल्यू इनपुट होती है वो कहीं तो स्टोर होती है टेम्परेरी एरिया में, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा अगर आप कोई कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं तो, या फिर कैरेक्टर सबसे पहले इनपुट कीजिए तब काम चलेगा। या फिर दोस्तों एक काम और भी कर सकते हैं, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। एफ फ्लश को तो आप कमेंट भी रहने दो, बस यहाँ पे जो हमने स्कैन एफ का यूज़ किया है दोस्तों, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्कैन एफ को हटाएंगे, और दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक फंक्शन, और वह है गेट, आपको शायद याद आ रहा होगा कुछ गेट CHE, ये वाला फंक्शन लगाएंगे। इसके लिए एफ फ्लश की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलाते कर देखते हैं इस प्रोग्राम को क्या आउटपुट आता है। रन किया, और उसके बाद दोस्तों ने प्रिंट किया ये नाम सेम, और उसके बाद दोस्तों मैंने एज डाल दी, और उसके बाद देखो ये जेंडर भी मांग रहा है। लेकिन जैसे अब यहाँ पे MEF दबाएंगे तो आपको एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें गेट CHE में और गेट CH भी होता है, गेट कैरी भी होता है। इनमें क्या डिफरेंस है ये आप हमारी पीछे बहुत सारी वीडियो बना रखी है हमने, उसमें कहने का मिलेगा कि डिफरेंस बिटवीन गेट CHE, गेट CH और गेट कैर, ये आप देखिए जरूर। तो मैं अब यहाँ पे M दबा देता हूँ, तो दोस्तों देखिए M टच करते ही तुरंत आउटपुट से ही आ गया। ओके दोस्तों, तो आप समझ होंगे फ्लश फंक्शन का रोल है टू क्लियर द इनपुट स्टोरेज एरिया लाइक बफर, उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके ये गेट्स स्कैन एफ से एक कैरेक्टर को हम इनपुट कर सकते हैं। अगर उससे पहले हम कोई वैल्यू इनपुट करा चुके हैं तो, ये फिर आप गेट CHE यूज़ करिए। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अक्सर ऐसे प्रोग्राम में स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x, और उसके अंदर वैल्यू आई 10.7, और हमने इसको कंपेयर किया 10.7 से ही। और दोस्तों ये शायद आप जानते होंगे कि ये वैल्यू फ्लोट की नहीं होगी दोस्तों, ये मानी जाती है डबल टाइप की वैल्यू, डबल प्रिसिशन की वैल्यू होती है। रियल नंबर ही है, फ्लोटिंग पॉइंट में होते हैं, लेकिन ये डबल टाइप की वैल्यू होती है। और दोस्तों ये x हमारा फ्लोट टाइप का है। अब ये कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन दोस्तों ट्रू हो जाती है तो पहले यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर दोस्तों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इसको छोड़ देगा और डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यही आपको समझना है। तो दोस्तों हम समझाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, जो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन दोस्तों ये फॉल्स है, और वो फॉल्स है तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो फॉल्स क्यों है ये आप देखिए कि अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 10.7 को, और ये चाहे डबल का हो चाहे फ्लोट का हो, तो 10 की जो बाइनरी होगी दोस्तों वो तो ये आएगी 101। लेकिन जब 0.7 को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो 0.7 × 2 = 1.4, फिर 4 को यहाँ ले लेंगे, 4 × 2 = 0.8, फिर इसको यहाँ पे ले लेंगे, तो इस तरह से 1.6 आया, फिर 6 को लेंगे, अब 1.2 आया, फिर इसको लेंगे। तो दोस्तों ऐसे करते चले गए हम, और हमने देखा फिर से 1.6 आ गया। तो दोस्तों तो इनफाइनाइट है, ये तो एंडलेस है। तो जो हमारा फ्लोट का वेरिएबल होगा तो वो तो 4 बाइट्स में आता है, तो ये कम एक्यूरेसी की वैल्यू उठाएगा, यानी कम बिट्स लेगा, बाकी ट्रंकेट कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर हम डबल टाइप की वैल्यू लेकर चल रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो होता है डबल प्रिसिशन का, तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी की वैल्यू आएगी। तो उस वजह से उसमें बाइट्स ज़्यादा होंगे, बिट्स ज़्यादा होंगे, और फ्लोट में कम होंगे। तो इस वजह दोस्तों ये कंडीशन हमारी फॉल्स मानी जाएगी, और यहाँ पे आएगा। और x की वैल्यू हमारी 10.7 थी, तो अब 9.7 रह गई। और जब ये प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, x = 9.70। देखो दोस्तों पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने %.2f लगाया है। अगर हम यहाँ खाली %f लगा देते तो फिर दोस्तों पॉइंट के बाद 6 डिजिट शो कर देता है। ओके दोस्तों,
तो ये डिफरेंस है x और 10.7 में, क्योंकि ये फ्लोट की वेरिएबल हो गया दोस्तों और ये हो गया हमारा डबल टाइप का वेरिएबल। अब हम आपको बताते हैं कि सिस्टम पे चला के कि किस तरीके से काम कर रहा है, आउटपुट सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके दोस्तों, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये आ गए हम IDE के अंदर और आपने देखा प्रोग्राम हमने टाइप किया हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं इस प्रोग्राम को सिंपली डायरेक्टली रन कर देता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। तो रन पे गए हम और हमने यहाँ पे दोस्तों क्लिक किया रन पे और आपने देखा आउटपुट 9.70, क्योंकि कंडीशन हमारी दोस्तों फॉल्स हो चुकी इसलिए यहाँ पे आया है। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर हम 10.7 में यहाँ पे मैं F लगा देता हूँ तो दोस्तों अब इसको ये फ्लोट टाइप की वैल्यू मानेगा और x भी हमारा फ्लोट हो गया और ये भी फ्लोट हो गया। तो दोस्तों अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो 10.7 था और जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो ये 11.7 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा और उसके बाद फिर से ये 10.7 हो जाएगा और ये 10.7 ही प्रिंट करेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं फिर से रन और ये देखिए दोस्तों ये 10.70 फिर से आ गया। तो आपने समझा कि क्या फ़र्क है। F लगाएंगे तो ये डबल टाइप की वैल्यू होती है और अगर F यूज़ करेंगे तो फ्लोट टाइप की वैल्यू मानेगा, और अगर F नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों तो वो डबल टाइप की वैल्यू मानेगा, फिर ये फॉल्स हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को देखिए दोस्तों, आज प्रोग्राम एक से बढ़कर एक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मतलब एक तरह से यूजफुल भी है। अक्सर इंटरव्यू टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो सिंटेक्स जिसको पता होगा वो उनको बता देगा। दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, सिंपल है कि आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। वैसे मैंने आउटपुट लिख के रखा हुआ है कि आउटपुट क्या आना है, लेकिन वो कैसे आ रहा है ये असली क्वेश्चन है। तो A की वैल्यू दोस्तों 5 है, B की वैल्यू 6 है। तो ये आउटपुट निकालने से पहले आप पहले इसको देखिए जो मैंने हिंट दिया हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5। मैंने प्रिंट किया %d। इसे कहता है दोस्तों कास्केडिंग। जब एक साथ वैल्यू इनपुट करते हैं एक ही प्रिंटफ से, वो प्रिंट करते हैं एक ही प्रिंटफ से या इनपुट करते हैं एक स्कैनफ से, उसे हम कास्केडिंग कहते हैं। और यहाँ पे हमने दो वैल्यू प्रिंट करी x और x++। तो जब एक से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट करते हैं दोस्तों तो ये राइट टू लेफ्ट चलता है। इट मीन्स पहले इसकी जगह यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, उसके बाद फिर ये इसको प्रिंट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, x++ जो है वो x के बाद लगा हुआ है, तो ये इंक्रीमेंट तो बाद में करेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा दोस्तों 5। तो जैसे यहाँ 5 प्रिंट कर देगा ये दोस्तों, तो उसके बाद मेमोरी में उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी प्रिंट करने के बाद। तो इट मीन जब यहाँ पे आएगा तो ये 6 प्रिंट करेगा। तो आउटपुट क्या आया 6 और 5। ओके दोस्तों, अब नीचे आइए, अब प्रिंट कर रहे हैं हम y और मैंने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट डाल दिया। तो y की वैल्यू तो 5 थी और चलने से राइट टू लेफ्ट ही है, तो पहले क्या करेगा ये y की वैल्यू इंक्रीज करेगा, 6 करेगा तो 6 प्रिंट होगी और फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी ये 6 प्रिंट करेगा। ओके दोस्तों, अब आप इस पे आइए। a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू 6 है और यहाँ पे आइए दोस्तों, इसने कंपेयर किया कि क्या a++ इक्वल है b के। तो पहले तो आप ये सोचिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। दोस्तों a++ ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब इंक्रीमेंट तो बाद में करेगा, पहले अपना ये ऑपरेशन करेगा। और ऑपरेशन क्या है कि a को b से कंपेयर करो। तो a तो 5 है और b में 6 है, तो दोस्तों ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये बात तय हो चुकी। जब ये फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से कौन से स्टेटमेंट पे जाएगा, प्रोग्राम जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट पे, एक लाइन को छोड़ देगा। ये हमने कंफ्यूज करके लिखा है, जो थे बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ये भी सी के अंदर है इसके अंदर, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है। अगर आपको इसको भी सी के अंदर लेना है तो फिर आपको ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेसेस नहीं यूज़ करते तो फिर अपने अंदर ये एक ही लाइन को कंसिडर करता है। ओके दोस्तों, तो कंडीशन फॉल्स होने पे ये यहाँ पे आ गया, जो कंडीशन तो फॉल्स है। और दोस्तों जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ आने से पहले a की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट तो होनी है कंपेयर होने के बाद। तो a 5 था, b 6, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ आने से पहले a की वैल्यू जाएगी 6। तो जब यहाँ पे आएगा तो a की वैल्यू इस टाइम 6 है। अब आ जाइए, 4 वैल्यू प्रिंट होनी है, एक इसकी, वो राइट टू लेफ्ट चलना। तो दोस्तों क्या प्रिंट करेगा इससे, ये a की वैल्यू जब यहाँ पे आई तो क्या थी उस टाइम वैल्यू 6 थी ना, तो पहले प्रिंट किया दोस्तों 6, तो 6 तो इसलिए आया। अब यहाँ पे आएगा, डबल इक्वल से कंपेरिजन होता है, ये चेक कर रहा है कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल है। तो a की वैल्यू हमारे पास 6 हो चुकी और b की वैल्यू हमारे पास 6 है ना। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी थी 6, तो प्रिंट होने के बाद दोस्तों वैल्यू बढ़ चुकी थी, 7 हो चुकी थी। तो इसलिए जब यहाँ पे आएगा तो a की वैल्यू इस टाइम 7 होगी और b की हमारी 6 ही है, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर 0 आएगा। अगर दोस्तों कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर दोस्तों आंसर क्या आता है यहाँ पे 1। अब ये इधर आएगा,
ये सिंगल इक्वल टू है, ये क्या करता है, ये असाइनमेंट है, बी की वैल्यू को ए में डाल देगा। तो ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो बी के अंदर है, बी के अंदर क्या है दोस्तों ऑलरेडी 6, तो ए के अंदर 6 आया, तो इसने यहाँ पे आके 6 प्रिंट कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा और ये प्री इंक्रीमेंट है, और प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, यानी कि 7 कर दो 6 का, उसके बाद ये 7 प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद नीचे आना है, फिर डन। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रिंट करेगा। और अगर आपको थोड़ा कम सही में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं, को रन करके दिखाता हूँ कि क्या वाकई में आउटपुट वही आता है, यानी जो हमने बताया आपको। अब चेक कर लेते हैं, रन पे जाएंगे और उसके बाद दोस्तों रन पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए दोस्तों आउटपुट जो मैंने बताया वही सेम आउटपुट आ रहा है। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छे हैं, और इस प्रोग्राम का आउटपुट मैंने जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं 15-20 सालों के लिए मैंने देखा, सभी स्टूडेंट ने 95% ने इसका आंसर गलत ही बताया है। तो आप भी ज़रा सोचिए इस प्रोग्राम को। सिंपल है, ए की वैल्यू 500 है और बी के अंदर फिर हमने फॉर्मूला लगाया, तो बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो ए और बी से कंपेयर होगी, और अगर वो ट्रू है तो इक्वल आएगा, और ट्रू नहीं है तो नॉट इक्वल आएगा। तो दोस्तों आउटपुट आ रहा है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल कैसा है वही आपको समझना है। तो दोस्तों पहले सोचिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये पहले किसको सोल्व करेगा। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर इन तीनों की सेम प्रेसिडेंस होती है, तो सेम टाइप के ऑपरेटर माने जाते हैं। तो जब इनको एक साथ यूज करते हैं तो लेफ्ट वाले को पहले सोल्व करेगा। एसोसिएट जो होती है दोस्तों लेफ्ट टू राइट होती है। तो पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 500, तो 500 इंटू 500 जब करेंगे दोस्तों तो क्या वैल्यू आएगी, 2500 नहीं आएगी दोस्तों, आप सब सोच रहे हैं, वैल्यू आएगी 2,50,000। तो 2,50,000 दोस्तों वो इंटीजर की रेंज से बाहर हो गई, क्योंकि इंट की जो रेंज दोस्तों वो होती है 32,000 समथिंग। ओके दोस्तों, तो अगर हमारा कंपाइलर 4 बिट्स लेता है, अगर 4 बाइट्स लेता है अगर इंटीजर का, तो मैटर अलग है, लेकिन हम 2 के हिसाब से चल रहे हैं कि सपोज हमारा इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो अब ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2,50,000 ये वैल्यू आती है, और 2,50,000 दोस्तों वो इंट की रेंज से बाहर हो गया। तो फिर ये क्या करेगा दोस्तों, अब ये समझिए। तो ये समझिए दोस्तों, ए की वैल्यू सपोज हमने डाली 32767, ये इंट की रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दोस्तों इंट की रेंज होती है। तो अगर हम ये वैल्यू डालेंगे ए के अंदर तो वैल्यू ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इससे एक भी वैल्यू बड़ी डालेंगे तो दोस्तों इसको माइनस में कर देगा। एक और बड़ी डालेंगे तो ये एक और माइनस करेगा, एक और बड़ी डालेंगे तो दोस्तों और माइनस कर, तो मानो हम वैल्यू डालते डालते सपोज पहुंच गए यहाँ तक 65535 तक, तो दोस्तों -1 ले लेगा। आप हिसाब लगा देख लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों जब आएगी 2,50,000 तो वैल्यू बैठते दोस्तों ये वाली, तो ये वाली वैल्यू आएगी a इंटू ए करने से 2,50,000 नहीं लेगा, उसकी जगह ये लेगा मेमोरी में, और उसको डिवाइड करेगा दोस्तों ये किससे 500 से, तो वैल्यू आएगी दोस्तों -24। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप 500 से तो वैसे पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर के वेरिएबल्स हैं, तो -24 लेगा, और 24 बी के अंदर आएगा। और जब बी को कंपेयर करेगा दोस्तों वो ए से, तो डेफिनेटली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर दोस्तों जाएगा नॉट इक्वल पे। तो आप समझे कि क्यों ये आउटपुट नॉट इक्वल आया है, क्योंकि वो इंट की रेंज से बाहर हो चुका। तो कैसे कैसे मेमोरी में लगेगा ये मैंने समझाया हुआ है। और दोस्तों अगर यहाँ पे लॉन्ग इंट हम कर देते हैं फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये इक्वल देगा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसको रन करके भी दिखाता हूँ कि क्या देखते हैं कि सही हम बता रहे हैं कि नहीं। आइए IDE पे, ये आ गए दोस्तों हम IDE में। हम चला कर देखते हैं कि प्रोग्राम जो आउटपुट आएगा a इंटू 500 करने से, तो इस तरह से आउटपुट इक्वल या नॉट इक्वल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा या नॉट इक्वल आ रहा है। ओके दोस्तों, तो रन में जाएंगे और रन पे जाके हम रन पे क्लिक करेंगे, और ये देखें दोस्तों आउटपुट नॉट इक्वल। ओके दोस्तों, ये था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, ये लूपिंग का प्रोग्राम है, और ये लूप कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ जाएगा आज। और दोस्तों देखिए फॉर लूप में जो स्टेटमेंट आता है यहाँ पे, ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कुछ जरूर नहीं। यहाँ पे i = 1 या i = 2 ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप प्रिंटफ यूज कर सकते हैं, स्कैफ लगाइए, कौन मना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे भी कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ के स्टेटमेंट हम छोड़ भी सकते हैं, इसको भी और इसको भी, और इसको भी छोड़ सकते हैं। खाली 2 सेमीकोलन देने दोस्तों कंपलसरी होते हैं फॉर लूप में, ये इसकी बाउंडेशन है। 2 ही देने पड़ेंगे, 3 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, 2 ही देने कंपलसरी है। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं कि लूप काम कैसे करेगा। दोस्तों सबसे पहले आएगा इस वाले स्टेटमेंट पे, और यहाँ से जाता है दोस्तों ये यहाँ पे कंडीशन चेक करने आता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर नीचे आएगा, और फिर ये अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है दोस्तों तो फिर यहाँ से ये बाहर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से जाएगा फिर ये यहाँ पे,
और उसके बाद फिर यहाँ से फिर यहाँ पे लूप बन गया दोस्तों, हमारा ये चलता रहेगा। ये स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। अब समझते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है हमारा ये किस तरीके से आ रहा है। अब देखो दोस्तों, आई की वैल्यू पहले आई 1 और 1 आने के बाद दोस्तों जाए कंडीशन चेक करने। तो क्या चेक कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 या 2 लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू तो 1 है और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब ये कि इंक्रीमेंट तो बाद में करेगा, पहले चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 10 है। यस, ट्रू है, ट्रू है तो फिर नीचे आएगा, लेकिन नीचे आने से पहले वैल्यू बढ़ जाएगी, चेक होने के बाद तो बढ़ेगी ना, तो 2 लेके नीचे आएगा। और जब 2 लेके नीचे आया तो ये है प्री इंक्रीमेंट, तो पहले 3 करेगा और 3 को ये प्रिंट करेगा दोस्तों, इसलिए आया 3। अब दोस्तों जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 लेस देन ट्रू है, तो ये 5 लेके नीचे आएगा। अब ये 6 हो जाएगी तो 6 प्रिंट करेगा। उसके बाद दोस्तों हो जाएगी 7 और 7 पे भी कंडीशन ट्रू है, तो ये 8 लेके नीचे आएगा। फिर 9 हो जाएगी तो 9 प्रिंट करेगा। फिर दोस्तों जाएगा यहाँ पे 10 और दोस्तों 10 पे भी ट्रू है चूंकि इक्वल लगा हुआ है, तो ये 11 लेके नीचे आएगा और फिर 12 हो जाएगी, 12 प्रिंट करेगा। और फिर दोस्तों हो जाएगी 13 और 13 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बाहर निकल आएगा, इसलिए हमारा आउटपुट 3, 6, 9, 12 आया। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों लूप चलता है, चाहे वो सी हो, प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, सब में यही सेम प्रोसीजर है। और मैंने बताया कि 2 सेमीकोलन देने फॉर लूप में कंपलसरी है, 2 ही देने पड़ेंगे, 3 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, स्टेटमेंट चाहे आप हटाओ चाहे लगाओ, वो डिपेंड करता है कि आप पे लूप लगाना आता है कि नहीं आता। अब ये आगे दोस्तों आईडी में, अब इसको हम चला के भी देखते हैं कि हमारा जो लूप हमने अभी आपको समझाया वो आउटपुट वही सेम आता है या नहीं आता। अब हम जाएंगे रन पे क्लिक किया और क्लिक कर दोस्तों हम यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आउटपुट दोस्तों 3, 6, 9, 12। ओके, अब आगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। दोस्तों ये प्रोग्राम भी लूपिंग का है और इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसको आप पास करके आउटपुट को हटा के देखिए आप क्या आउटपुट को आप खुद निकाल सकते हैं कि नहीं, और नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आई की वैल्यू आई 10 और यहाँ से आपको पता ही है यहाँ पे जाना है और यहाँ लिखा आई ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। 10 तो बड़ा है 0 से, तो दोस्तों यहाँ से नीचे आता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ से आगे यहाँ पे जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है दोस्तों यहाँ पे क्योंकि आपने फॉर लूप में सेमीकोलन लगा दिया, क्योंकि फॉर लूप में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता। अगर आप लगाएंगे तो इससे एरर भी नहीं आती, बस फर्क पड़ जाता है इसके पाथ पे कि चलता कैसे है। अभी यहाँ से यहाँ आने की बजाय ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये आई की वैल्यू। और आई की दोस्तों क्या थी हमारी 10, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले 10 को प्रिंट करेगा तो 10 प्रिंट हो गया। और उसके बाद मेमोरी वैल्यू जाएगी दोस्तों 9 और 9 भी 0 से बड़ा है और फिर यहाँ पे आएगा, अब ये 9 भी प्रिंट करेगा। फिर दोस्तों जाएगी 8 पे भी ट्रू है तो 8 प्रिंट करेगा। इस तरह करते करते ये सपोज 1 तक आ गए, यहाँ 1 प्रिंट हो चुका। अब आई की वैल्यू होगी 0 और 0 बड़ा नहीं है 0 से, अब ये फॉल्स हुआ। अब ये यहाँ पे आएगा और इससे दोस्तों आई की वैल्यू हो जाएगी -1 और जब नीचे आएगा दोस्तों प्रिंट करेगा हेलो -1। ये इसका आउटपुट है। तो फॉर लूप में ध्यान दीजिए, फॉर लूप में सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन अगर लगाएंगे तो एरर भी नहीं आती, वो उसी में लगा रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं होने तब तक वो नीचे नहीं आएगा। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब इसको हम चला कर दिखाते हैं। तो दोस्तों आ गए हम IDE के अंदर और आप देखिए सेम प्रोग्राम मैंने टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और सेम एज इट इज आई इक्वल टू 10, आई ग्रेटर देन 0। और दोस्तों यहाँ पे अपने प्रिंट का स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये -आई प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि आउटपुट वही आता है कि नहीं। तो रन में जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों आउटपुट सेम है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, इसमें हमने 2 फंक्शन बनाए हैं, वॉइड डिस्प्ले और वॉइड मेन। हैश इंक्लूड जब लगेगा दोस्तों सबसे ऊपर लगता है टॉप पे, वो कभी बीच में नहीं आता, और प्रोग्राम कंपाइल ऊपर से होता है लेकिन एग्जीक्यूशन मेन से होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा सबसे मेन फंक्शन के अंदर और डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल किया तो यहाँ पे आया और a इक्वल्स टू 10, ये मेमोरी में a नाम का वैल्यू बना और दोस्तों के अंदर 10 स्टोर हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद ये नीचे आया और इसने a की वैल्यू 10 प्रिंट कर दी आउटपुट में, ये आ गया दोस्तों 10। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारी जो 10 थी अब वो 11 हो गई। और जैसे दोस्तों अब ये फंक्शन काम पूरा होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये वेरिएबल दोस्तों मेमोरी में से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है दोस्तों वो लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल की लाइफ जो होती है दोस्तों वो तब तक होती है जब तक प्रोग्राम कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर रहता है जिसके अंदर को डिफाइन किया हुआ है। ओके दोस्तों, तो बाहर निकलते ही ये वेरिएबल मेमोरी में से खत्म हो गया। अब आएगा ये इस लाइन पे वापस और यहाँ से फिर से कॉल किया
तो फिर से ऊपर जाएगा और दोस्तों फिर से ए की वैल्यू ये 10 लेगा और फिर से 10 ही प्रिंट करेगा और फिर मेमोरी में 11 हो जाएगी, फिर ये इससे बाहर आएगा और ये फिर से मेमोरी में से ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों थर्ड टाइम भी ये ऐसा ही करेगा, तो इसलिए आउटपुट 10 10 10 3 बार आ रहा है। अगर हम चाहते हैं 10 11 12 आए दोस्तों, तो फिर हम यहाँ इस लाइन से पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर ये स्टैटिक बनेगा, फिर ये बाहर निकलते मेमोरी में से ख़त्म नहीं होगा। ये आपको बताते हैं हम IDE पे। ओके दोस्तों, ये आ गए दोस्तों हम IDE के अंदर और मैंने प्रोग्राम सेम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। और हैश इंक्लूड हमने टॉप पे लगा चुके दोनों फाइलों को। और दोस्तों जब प्रोग्राम कंपाइल होगा ऊपर से, लेकिन चलना मेन से शुरू होता है। और ये बताएंगे कैसे हम चेक कर पाएंगे। फिलहाल रन करके देखते हैं। रन में जाएंगे और रन पे हमने क्लिक किया और दोस्तों ये देखिए आउटपुट 10 10 10 आ रहा है। ओके दोस्तों, और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा दोस्तों स्टैटिक। यहाँ पे देखिए मैंने इससे पहले यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ किया, तो ये स्टैटिक लगाने से अब ये वेरिएबल दोस्तों स्टैटिक हो गया। अब जब रन करेंगे तो ये 10 11 12 ये ऐसे प्रिंट करेगा। ओके दोस्तों, और अब आप समझिए कि जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो उसमें कोई अगर लॉजिकल मिस्टेक है तो वो उसमें से एरर्स को रिमूव करनी हो तो दोस्तों उस प्रोग्राम को हम स्टेप मोड में रन कर सकते हैं। और उसका तरीका दोस्तों ये है, फंक्शन कीबोर्ड से दबाइए और ऊपर से F8 टाइप टच करिए। तो F8 जब टच करेंगे दोस्तों तो ये पहले कंपाइल होगा और मेन पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये आई। और फिर दोस्तों F8 ही दबाएंगे, फिर इस पे आएगा, फिर से इस पे आएगा। अब आप यहाँ पे F7 दबाइए। जब फंक्शन पे कॉल करेंगे तो F7 दबाना है। तो दोस्तों फंक्शन पे आया और फिर से F8 से शुरू हो जाइए। ये प्रिंट हुआ, उसके बाद दोस्तों ये इंक्रीमेंट हो गया, वापस आएगा दोस्तों देखो ये। और यहाँ पे फिर से F7 दबाएंगे और ये ऐसे ही इस तरह फिर F8 से शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से जैसे फंक्शन कॉल होगा ना तो दोस्तों F7 दबाएंगे और अदरवाइज F8 से चलते रहेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको रन कर दिखाता रहेगा। देखो दोस्तों ये आउटपुट आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, ये रिकर्सिव फंक्शन यूज़ किया हुआ है इसमें। आप ये देखिए एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और इस फंक्शन को हमने इसी फंक्शन में देखो कॉल कर रखा है दोस्तों। तो ये है रिकर्सिव फंक्शन, जो अपने आप को कॉल कर लेते हैं वो रिकर्शन या रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं। ओके दोस्तों, और इसे कंडीशन में कॉल करना जरूरी है। अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो फिर ये इनफाइनाइट चल जाता है। ओके दोस्तों, अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वही आपको समझना है। तो दोस्तों रिकर्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं मेनली। एक तो होता है सिंपल रिकर्शन। सिंपल वो होते हैं कि जब रिकर्सिवली कॉल करते हैं किसी फंक्शन को, अपने आप को जो कॉल करते हैं उसके नीचे अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं होता दोस्तों तो वो कहलाता है सिंपल रिकर्शन। और दूसरा होता है दोस्तों टेल रिकर्शन, TAIL टेल रिकर्शन। तो वो उसे कहते हैं जिसको कॉलिंग के बाद अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब वो टेल रिकर्शन हो गया। ओके दोस्तों, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे है वही आपको समझाएंगे हम। तो मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। पहले क्लियर स्क्रीन, उसके बाद दोस्तों जाएगा यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन पे और क्या वैल्यू जाएगी 5। किसके अंदर? n के अंदर। तो n की वैल्यू होगी दोस्तों 5। अब नीचे आइए, इफ n ग्रेटर देन 1 दिस इज ट्रू। n तो बड़ा है 1 से, तो नीचे आया और ये कह रहा है कि फिर से डिस्प्ले पे जाओ, क्या लेकर? n-1, मतलब 4 वैल्यू इसके अंदर आएगी। अब तो फिर ये इस स्टेटमेंट का क्या करेगा? ये तो ऊपर चला गया। इस स्टेटमेंट को दोस्तों रखेगा ये स्टैक के अंदर। ये स्टैक है, इसे स्टैक बोलते हैं। तो स्टैक का फंडा ये होता है दोस्तों कि ऊपर से वैल्यू डालते हैं और ऊपर से वैल्यू निकालते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इस पूरे स्टेटमेंट को ये स्टैक में डाल देगा। ये यहाँ पे ये डाल दिया। स्टैक जैसे लंच बॉक्स नहीं होता, एक के ऊपर एक डब्बा रख देते हैं। तो सबसे पहला डब्बा यहाँ, उसके ऊपर यहाँ, फिर उसके ऊपर यहाँ, फिर उसके ऊपर यहाँ, और जब डब्बे उठाते हैं तो वो ऊपर से उठाना शुरू कर देते हैं ऐसे। ओके दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट इसने स्टैक में रख लिया। हेलो 5 से प्रिंट करना था तो ये पूरा स्टेटमेंट स्टैक में आ गया और तब ये 4 लेके यहाँ पे गया। और दोस्तों 4 भी 1 से ग्रेटर है, तो अब ये 3 लेकर ऊपर जाएगा और हेलो 4 को स्टैक में रखेगा। ये आ गया। फिर ये दोस्तों 2 लेके जाएगा और हेलो 3 को स्टैक में रखेगा। फिर ये 1 लेके जाएगा, 2 को स्टैक में रखेगा। फिर 0 लेके जाएगा और ये 1 को स्टैक में रखेगा और 0 पे कंडीशन फॉल्स है। तो अब ये कॉलिंग तो हो जाएगी बंद, लेकिन अब जो स्टैक में इसने रखे हैं वे निकाल के अब एग्जीक्यूट होंगे। तो ऊपर से निकलते हैं, ऊपर से स्टैक में लिफ होता है, लास्ट इन जो सबसे लास्ट में अंदर आता है, फर्स्ट आउट पहले बाहर निकलेगा। तो इसलिए हेलो 1 पहले प्रिंट होगा, फिर हेलो 2 प्रिंट होगा। इस तरीके दोस्तों ये इसका आउटपुट आ रहा है। ओके, तो अगर दोस्तों हम ये लाइन नीचे कर दें और इसके ऊपर कर दें तो फिर आएगा 5 4 3 2 1, वो हो जाएगा सिंपल रिकर्शन। अब हम आपको दिखाते हैं इसको रन करके
टर्बो C3 की आईडी के अंदर। तो दोस्तों आ गए हम आईडी के अंदर और ये प्रोग्राम मैंने टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और अब हम इसको रन करके दिखाते हैं डायरेक्ट आपको। और ये रन में गए और रन पे मैंने दोस्तों क्लिक किया और ये देखिए दोस्तों हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 इस तरह से प्रिंट हो गया। ओके दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले वाली लाइन को नीचे करता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ। तो मैंने ये डिस्प्ले वाली जो लाइन है दोस्तों ये यहाँ से सेलेक्ट की और मैंने इसको इसके नीचे ले लिया। ये अब हो गया हमारा सिंपल रिकर्शन। ओके दोस्तों, अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए रन करते हैं तो ये अब आएगा 5 4 3 2 1 क्योंकि अब स्टैक में नहीं गया ये। ओके दोस्तों, ये था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम इस प्रोग्राम पे। ये देखिए ये है पॉइंटर का प्रोग्राम। इसमें हमने क्या किया, एक पॉइंटर डिफाइन किया कैरेक्टर टाइप का और इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। ये हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया NBC कंप्यूटर। ओके दोस्तों, और ये स्टोर कैसे करेगा मेमोरी में, पहले आप ये देखिए। ये मेमोरी में दोस्तों स्टोर ऐसे होगा NBC कंप्यूटर ऐसे दोस्तों, लास्ट में नल अपने आप लग जाता है स्ट्रिंग में, आप जानते ही होंगे। और ये सपोज इनके मेमोरी एड्रेस हैं। सपोज इसका एड्रेस 170 है तो इसका 171 होगा। एक एक के बाइट के हिसाब से इसलिए है क्योंकि ये हमारा पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का है। अगर ये इंटीजर का होता है तो फिर 2 के स्टेप्स होता है, फ्लोट का होता है तो फिर 4 के स्टेप्स होते हैं, आप समझते ही होंगे। तो ये मेमोरी में दोस्तों इस तरह से स्टोर हो गया। और जो पहले वाला एड्रेस होता है फर्स्ट एड्रेस, उसे कहते हैं दोस्तों बेस एड्रेस। ये पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस लाइन से ये स्ट्रिंग मेमोरी में स्टोर हो गई और जो फर्स्ट वाले का एड्रेस है दोस्तों वो आ गया पी के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रिंटफ %s का मतलब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्रिंट होगा। क्या स्ट्रिंग प्रिंट होगा, जो पी के अंदर है एड्रेस 170 है तो 170 वाले कैरेक्टर से लेके नल तक का दोस्तों पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो ये पूरा स्ट्रिंग हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद दोस्तों नीचे आए, लाइन जैप होती रहेगी। %u दोस्तों होता है एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, u फॉर अनसाइन इंटीजर, क्योंकि एड्रेस का भी नेगेटिव में नहीं होता तो %u से प्रिंट कर सकते हैं। तो p को जब प्रिंट करेंगे तो p में एड्रेस हमारा क्या है 170, तो 170 प्रिंट हो गया। दोस्तों हमने एज्यूम किया है 170 बेस एड्रेस, ये कुछ भी हम एज्यूम कर लेंगे, कंपाइलर अपने आप कुछ भी लगा सकता है, फिर वहीं से उसको प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो जो भी बेस एड्रेस होगा दोस्तों इससे वही प्रिंट हो गया। हमने एज्यूम किया 170 तो 170 प्रिंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, ये %c लगा हुआ है तो इससे क्या प्रिंट होने वाला, एक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करेगा दोस्तों, ये p में जो एड्रेस है क्या है 170 और उसकी जो वैल्यू है, स्टार का मतलब उसकी वैल्यू, तो p में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है दोस्तों वो प्रिंट हो जाएगी। तो p में है 170 और 170 दोस्तों है n, तो ये n को प्रिंट करेगा इसलिए n आया। फिर नीचे आया दोस्तों, फिर %s आया, सॉरी यहाँ पे आए %d आया। %d से क्या वैल्यू प्रिंट होती है, इंटीजर की, और प्रिंट कर रहे हैं हम स्टार p को, और स्टार p से वैल्यू क्या प्रिंट होती है अभी n। तो दोस्तों क्या प्रिंट करेगा, n का ASCII कोड। तो जो भी n का ASCII कोड, सपोज ये सपोज 110 ही है एग्जैक्टली, और ये इसका ASCII कोड है तो वो प्रिंट करेगा %d की वजह से। ओके दोस्तों, फिर नीचे आओ, %s स्ट्रिंग के लिए होता है और अब की बार क्या प्रिंट करेगा p+2। p+2 से मतलब है कि p में जो एड्रेस है उसमें 2 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 172, मतलब यहाँ पे आया c पे, तो यहीं से नीचे का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए c से आगे का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। और दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं, %c फिर से कैरेक्टर प्रिंट होने वाला, और पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे p+1, और p में क्या स्टोर है 170 में 1 प्लस करो कितना हो गया 171, और 171 पे जोन सा कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा, क्योंकि स्टार का मतलब होता है उसकी वैल्यू। तो 171 दोस्तों प्रिंट है b, तो ये 20 ले आया। उसके बाद दोस्तों नीचे आइए, और स्टार p, अब की बार ये चीज़ ब्रैकेट में है, तो ये स्टार p का मतलब क्या हुआ कि p में जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, p में तो एड्रेस 170 है तो उसकी वैल्यू क्या है n, तो n में प्लस करो। n में प्लस का मतलब यह कि n की जो ASCII वैल्यू है उसमें प्लस करो, तो LMNO O आता है दोस्तों, तो इससे प्रिंट करेगा ये O। तो ये दोस्तों O है, 0 नहीं है, तो O प्रिंट करेगा इससे। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हो सकता दोस्तों हम, और मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं इसको आपको डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ। तो रन में जाएंगे हम और रन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, सेम आ रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया, एज इट इज़ है, आप भी खुद टाइप कर चला कर देख सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों आते हैं इस प्रोग्राम पे, और ये भी पॉइंटर का ही एग्जाम्पल है, और इसमें आप देखिए a = 10, a में वैल्यू सपोज हमने 10 स्टोर करा ली, और ये सपोज इसका एड्रेस है, ये हमने एज्यूम कर लिया, वैसे एड्रेस कंपाइलर अपने आप अपलोड कर कुछ भी हो सकता है। ये सपोज इसका एड्रेस है, और इस एड्रेस को मुझे डालना है P1 के अंदर।
P1 के अंदर। तो P1 को डिफाइन करना पड़ेगा पॉइंटर टाइप का। तो P1 के अंदर दोस्तों आ गया एड्रेस ऑफ A, यानी कि A का एड्रेस। तो P1 के अंदर 1201 आ गया। और दोस्तों ये P1 का अपना भी खुद का एड्रेस है, भाई पॉइंटर तो है तो क्या है, वेरिएबल तो ये भी है, तो इसका भी तो कोई एड्रेस होगा। तो ये 2511 जो है दोस्तों, ये हमने अज्यूम कर लिया कि P1 का अपना एड्रेस है। अब मुझे इसको डालना P2 में। तो P2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1, कि P1 का एड्रेस P2 में डालो। और P2 को जब डिफाइन करेंगे दोस्तों तो करेंगे डबल स्टार के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो किसी पॉइंटर का ही आएगा। फिर इसका भी अपना कोई एड्रेस है, अगर वो तुम्हें स्टोर करना है किसी और पॉइंटर में तो उसमें लगाना पड़ेगा दोस्तों ट्रिपल स्टार। इस तरह कोई लिमिट नहीं है। तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके दोस्तों, अब B के अंदर क्या वैल्यू आएगी ये निकालने से पहले आप पहले इसको समझिए। तो दोस्तों A के जो 10 इसका एड्रेस P1 के अंदर 1201 जो इसका एड्रेस था वो P1 में आ गया, और जो P1 का एड्रेस था वो P2 के अंदर आ चुका। अब यहाँ से देखिए हमने प्रिंट किया P2 को, तो P2 में क्या पड़ा इस टाइम 2511 वो प्रिंट हो गया। अब मैंने किया स्टार P2, तो इसका मतलब हो गया कि P2 में जो एड्रेस है 2511 उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ये है 1201, वो प्रिंट हो गया। अब मैंने उसके आगे कोई स्टार लगा दिया तो उसकी भी वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी दोस्तों। तो स्टार P2 से स्टार P2 से ये 10 को प्रिंट कर देगा, आप समझे। अब यहाँ पे आइए, तो स्टार P2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों 10, और 10 के आगे हमने एक नोट लगाया। पहले एक को सोल्व करते हैं। तो एक नोट दोस्तों ये लिखा हुआ है, देखो नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर होती है तो वो ट्रू मानी जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो डबल स्टार तक का मतलब हुआ 10, वो नॉन जीरो है, इसका मतलब वो ट्रू है। और एक नोट अगर लगा देते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स का मतलब दोस्तों जीरो होता है। और फॉल्स के आगे दोस्तों जब फिर से नोट लग जाएगा तो वो फिर से ट्रू हो गया, और ट्रू का मतलब 1। तो इसलिए B की वैल्यू दोस्तों आएगी 1, समझ गए। तो यहाँ तक का 10 यानी कि नॉन जीरो ट्रू, एक नोट से वो हमारा हो गया फॉल्स यानी कि जीरो हो गया, और फॉल्स के फिर से नोट लग गया और फिर से ट्रू हो गया, और ट्रू का मतलब दोस्तों 1 होता है, तो इसलिए 1 प्रिंट करेगा। तो इसमें दो चीज़ बताई कि नॉन जीरो वैल्यू ट्रू मानी जाती है और जीरो मानी जाती है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब जीरो, और जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसका आंसर आता है 1, फॉल्स का आंसर आता है 0। तो इसलिए आंसर दोस्तों 1 आया। अब इसको हम आपको रन करके भी दिखा देते हैं कि कहीं आउटपुट कुछ और तरह आ जाए ना। अब चलते हैं IDE पे। दोस्तों ये आ गया हम IDE के अंदर, और वही सेम प्रोग्राम मैंने टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट हमारा ना हो। और मैं इसको डायरेक्ट आपको रन करके दिखाता हूँ, और फिर देखना दोस्तों आउटपुट वही आता है कि नहीं आता। ये देखिए, और आउटपुट B की वैल्यू 1, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, ये प्रोग्राम हमारा फाइल हैंडलिंग का है, और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आउटपुट आएगा एंटर द फाइल नेम, और जो भी हम फाइल का नाम देंगे, चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, डेटा फाइल हो, कोई भी फाइल हो, तो ये उसको डिस्प्ले कर देगा अपनी ब्लैक स्क्रीन पे ही, जहाँ पे आउटपुट आता है कि इसमें क्या प्रोग्राम बना हुआ है या क्या डाटा इसके अंदर लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया program1.c, और ये फाइल हमने पहले बनाकर सेव कर रखी है, तो उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या प्रोग्राम बना हुआ है, जो क्या लिखा हुआ है वो हमारा आउटपुट में आपको दिखाई देगा। ओके दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया, एक लिया वेरिएबल एफ नेम, किस लिए, फाइल का नाम इनपुट करने के लिए एफ नेम ले लिया। साइज आप कुछ भी डाल सकते हैं, हमारी मर्जी। और ये ch एक वेरिएबल है जो एक एक कैरेक्टर फाइल में से रीड करेगा और प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। और दोस्तों ये है फाइल $fp। ये फाइल क्या है दोस्तों, ये हमने प्रीवियस पार्ट में समझाया गया था, फाइल हैंडलिंग के बारे में डिटेल में बताया था हमने। तो फाइल एक डेटा टाइप है, जैसे इंट है, फ्लोट है, ऐसी फाइल भी होता है। और ये दोस्तों बन गया पॉइंटर, और ये नाम कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आएगा एड्रेस, किसका, किसी फाइल का एड्रेस। ओके दोस्तों, तो printf एंटर द फाइल नेम, जो भी फाइल का नाम इनपुट करेंगे वो कहाँ जाएगा, एफ नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों आ गया फाइल का नाम जो हमें डिस्प्ले करानी है। उसके बाद इस फाइल को चेक करना कि ये फाइल हमारे हार्ड डिस्क में है या नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया एफ ओपन फंक्शन से। एफ नेम जो फाइल का नाम इसके अंदर है, इसको हमने ओपन किया रीड मोड में। और दोस्तों रीड मोड में फाइल खुलती है जो फाइल पहले से बनी होती है, और जैसे ये फाइल खुलेगी, जहाँ भी खुलेगी मेमोरी में, उसका जो एड्रेस होगा दोस्तों वो FP के अंदर आ जाएगा। और अगर वो फाइल कंप्यूटर में है ही नहीं तो फिर ये दोस्तों इसमें आ जाएगा नल। वही हमने कंपेयर किया कि FP की वैल्यू अगर नल के बराबर है तो इसका मतलब कोई फाइल नहीं खुली, कोई एड्रेस नहीं आया, तो प्रिंट करेगा फाइल नॉट फाउंड। जब फाइल ही नहीं है तो फिर डिस्प्ले क्या करेगा। और सपोज ये फाइल ओपन हो गई, हमने नाम दिया program.c, और ये ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, फिर ये एल्स पे आएगा। और दोस्तों जब फाइल खुलती है मेमोरी में, तो हमारा जो कर्सर होता है फाइल पॉइंटर, वो कर्सर फाइल के फर्स्ट लेटर पे होता है, फर्स्ट कैरेक्टर के पास होता है, यहाँ पे होता है, हैश पे मिलेगा कर्सर इंटरनली फाइल के अंदर।
और दोस्तों लूप लगाया हमने वाइल नॉट FEOF, फाइल एंड ऑफ फाइल FP, मतलब FP के अंदर जिस फाइल का एड्रेस है ये उसे चेक करेगा कि जब तक फाइल का एंड ना आए, फिलहाल तो कर्सर फाइल के शुरू में, जब तक रीड करते करते एंड में ना आए जब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये इसने इस हैश पे हमारा कर्सर था तो इसलिए हमारी कंडीशन ट्रू होगी, चूंकि अभी एंड में नहीं आए। तो नीचे आओ, तो नीचे आके F गेट C, फाइल गेट कैरेक्टर FP, तो FP में जिस फाइल का एड्रेस है उसमें से ये हैश पे कर्सर था तो ये उसको उठा के CH में डाल देगा, मतलब उसकी कॉपी जो है वो एक CH नाम के वेरिएबल में आ गई और इसने उस CH को प्रिंट कर दिया, मतलब हैश को प्रिंट कर दिया और कर्सर दोस्तों ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैरेक्टर पे खुद आ जाता है। अब ये ऊपर जाएगा, इसने देखा अभी फाइल का एंड नहीं आया तो ये उसको भी रीड करेगा आई को, उसको CH में डालेगा और उसको प्रिंट करेगा। इस तरीके दोस्तों ये लूप चलता रहेगा जब तक फाइल का एंड नहीं आने का, और जैसे कर्सर यहाँ पे आएगा दोस्तों फाइल के एंड में तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर ये दोस्तों रुक जाएगा, इससे फाइल बंद हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम था कि जो भी आप फाइल का नाम यहाँ पे डालोगे उसके कंटेंट डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ IDE पे। तो आ गए हम IDE में और ये प्रोग्राम मैंने टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। और अब हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों एक फ़ाइल बना लेते हैं और फाइल में न्यू फाइल हमने खोली दोस्तों और इसमें हमने टाइप किया इंडिया इज़ ग्रेट और आई एम द बेस्ट। ये दोस्तों मैंने टाइप कर दिया इसके अंदर और इस फाइल को मैंने सेव करके रखा। इसका नाम दिया मैंने record.txt। ये दोस्तों फाइल सेव होगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद कैसे करेंगे, आर्ट विंडो में जाएंगे और ये क्लोज पे दोस्तों क्लिक कर देंगे तो इसे फाइल हमारी बंद हो जाएगी। ये फाइल बंद हो गई। अब इसको हम रन करते हैं। ये रन में क्लिक किया और फिर रन पे क्लिक करेंगे दोस्तों और ये एंटर द फाइल नेम, हमने सपोज वही नाम दिया record.txt, record.txt जो भी बनाई हमने वही नाम डाल दिया हमने सपोज और एंटर करके दोस्तों देखो ये जो हमने टाइप किया था उसके अंदर इतना उसको डिस्प्ले कर दिया। और दोस्तों इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और अब की बार हम ये नाम देंगे हम p13.c जो हमारा प्रोग्राम का नाम है। कोई भी प्रोग्राम जो आपने बनाकर सेव कर रखा हो कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसको रन करते हैं और यहाँ नाम दिया दोस्तों हमने p13.c। तो यही फाइल दोस्तों आपके सामने आउटपुट में आ गई कि इसमें इस फाइल के अंदर ये प्रोग्राम बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये फाइल हैंडलिंग थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि जब हम अब ये हमारी जो वीडियो थी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की, तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दोस्तों मैंने शुरू नहीं की। अब नेक्स्ट वीडियो से हमारी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब तक जो हमने इसमें सीखा है इस सीरीज़ में वो यही बताया कि अपने प्रोजेक्ट में हम जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो हमने आपको पहले समझाई जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो दोस्तों ये जब आपको वीडियो देखते रहेंगे बार बार तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपने देखा भी होगा शायद कभी कि भाई ये तो आपने शायद कभी यूज़ किया ही नहीं कि ऐसा भी सी प्रोग्रामिंग में होता है। तो हमने कोशिश की है कि उन्हीं क्वेश्चंस को बताएं, उनके आंसर दें जिनमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता या अपने आप पढ़ने से या कोई शायद नहीं बता पाता, उनको हमने दोस्तों कोशिश की है इन सब बताने की। तो ये आपको शायद पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाया जाता है और कैसे कैसे मॉड्यूल बनेंगे, क्या लॉजिक लगेगा, ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कराएंगे हम उस चीज़ को। जैसे जैसे दोस्तों हम टाइप के रख रहेंगे सिस्टम पे वैसे वैसे दोस्तों आप भी अपने लैपटॉप पे टाइप किया करेंगे। ओके दोस्तों, तो तभी आपको सीख पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही है आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और दोस्तों ख्याल करिए उन स्टूडेंट्स का भी जिन्हें अक्सर प्रॉब्लम रहती है पैसे वैसे की, वो ट्यूशन या कोचिंग कहीं लगा नहीं पाते, और आपकी और हमारी ड्यूटी यही है कि हम उनका ख्याल रखेंगे। इसलिए दोस्तों हमारी वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो सब शेयर कर दो अपने दोस्तों में, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि दोस्तों उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों सीधे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में।